नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्मीकांत पार्ट 98 में आपका स्वागत है। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा क्या होते हैं, और फिर स्पीकर प्रोटेम। इन तीन चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों में, चूँकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वीडियो नंबर 99, वहाँ पे मैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में आपको बताऊँगा, फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बताऊंगा। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा और पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये दोनों भी काफ़ी हद तक एक दूसरे के बराबर हैं, और दोनों के जो एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है इनके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पर लाइक का बटन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, जेन्युइन गैरीज का सारा जवाब दूंगा, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। चूँकि मैं 7 से 8 वीडियोस डेली यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशंस को नहीं भेजता है। अब शुरू करते हैं। फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा को लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी लोकसभा के मेंबर्स अपने अंदर से इलेक्ट करते हैं। जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा। डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करेगा। स्पीकर जब आ जाएगा ऑफिस में, अपने ऑफिस को एज्यूम कर लेगा, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होना है इस डेट को फिक्स किया जाएगा। और मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती, तो लोकसभा किसी भी समय किसी दूसरे मेंबर को इलेक्ट करके उस वैकेंसी को फिलअप कर सकता है। अगर स्पीकर की बात की जाए तो स्पीकर कब तक स्पीकर रहेगा। नॉर्मल कर केसेस में अगर स्पीकर काम करता रहता है, रिजाइन नहीं करता है, तो जब तक लोकसभा की लाइफ है, नॉर्मल कर केसेस में स्पीकर तब तक स्पीकर रहता है अगर उसको रूलिंग पार्टी रेजोल्यूशन निकाल के हटा ना दे। उसी तरीके से डेप्यूटी स्पीकर है, वो भी तब तक हाउस का मेंबर रहेगा जब तक लोकसभा चल रही है। अब वो लोकसभा का मेंबर ना रहे या लोकसभा ही खत्म हो जाए तो डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहेगा। 3 केसेस ऐसे निकल के आते हैं जब डेप्यूटी स्पीकर, अगर कोई ऑफिस में बैठा है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है ए, वो डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा का, वो तब तक डेप्यूटी स्पीकर रहेगा लोकसभा का जब तक वो लोकसभा का मेंबर ना रहे। तो अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता है, उसे डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अगर वो रिजाइन कर देता है, और रेजिग्नेशन एड्रेस्ड होना चाहिए स्पीकर को कि सर मैं अपने एस्टीम्ड ऑफिस से रिजाइन कर रहा हूँ, और स्पीकर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले, तब वो डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहेगा। और तीसरा, लोकसभा के मेंबर्स अगर मिल के उसको निकाल दें रेजोल्यूशन पास करके, तो जितने भी उस समय के मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनकी मेजॉरिटी से अगर एक रेजोल्यूशन को लोकसभा के अंदर पास कराया जाए कि हाँ भाई हम नहीं चाहते कि ये पर्टिकुलर पर्सन डेप्यूटी स्पीकर रहे, तो डेप्यूटी स्पीकर को हटाया जा सकता है। लेकिन इस रेजोल्यूशन को मूव करने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा आपको डेप्यूटी स्पीकर। क्यों देना पड़ेगा? वही सेम लॉजिक। देखिए, डेप्यूटी स्पीकर एक एस्टीम्ड ऑफिस है, और अगर आप किसी को उसके ऑफिस से हटा रहे हो तो कोई एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए उसको उसके ऑफिस से हटाने के लिए। और मान लीजिए आपने उसके ऊपर कोई गलतियां लगाई या कोई एलिगेशंस लगाए, तो उस पर्सन को यानी डेप्यूटी स्पीकर को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने इन एलिगेशंस को डिफेंड कर सके। इसलिए उसको 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है, ताकि वो डेप्यूटी स्पीकर अपने फेवर में कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा कर पाए, और उन पॉइंट्स को लोकसभा के फ्लोर पे खड़े होकर पूरी लोकसभा को बता सके कि सर देखिए, आपने ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं ये गलत है, मैं अपने फेवर में ये बात करना चाहता हूँ। और इसके कहने के बाद फिर रेजोल्यूशन पास होगा, और उसके बाद भी अगर वो मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो डेप्यूटी स्पीकर को उसके ऑफिस से हटा दिया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर का मेन काम क्या है? देखिए, जब स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है, स्पीकर काम नहीं कर पा रहा है, तो उस समय पे जो स्पीकर की ड्यूटीज़ हैं वो कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर करेगा। उसके बाद वो स्पीकर की तरह बोलता है जब स्पीकर ऑफिस में ना हो। स्पीकर की तबीयत खराब हो गई, ऑफिस में नहीं है, तो वो वहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर की तरह काम करेगा। मान लीजिए स्पीकर किसी फॉरेन ट्रिप पे गया है, हालांकि नॉर्मल का फॉरेन ट्रिप्स में कैबिनेट मिनिस्टर ही जाते हैं, बट मान लीजिए स्पीकर, दुनिया भर के पार्लियामेंट के स्पीकर का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, स्पीकर साहब गए हैं बाहर और यहाँ पे कोई सेशन हो गया, तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड कर सकता है। कुल मिला के स्पीकर जब ऑफिस में नहीं ले पा रहा है, प्रिसाइड नहीं कर पा रहा है लोकसभा पे, तो डेप्यूटी स्पीकर ऑटोमेटिकली यहाँ प्ले में आ जाएगा। और जब डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस को प्रिसाइड करेगा तो उसके पास स्पीकर की सारी ताकतें होंगी। और आपको मैंने बताया था
कि जब ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट कराई जाती है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, लोकसभा की, राज्यसभा की, तो उसको हेड कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। स्पीकर के एब्सेंस में प्रिसाइड कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में कोई हायरार्की नहीं है। इस डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। ये जो डेप्यूटी स्पीकर है ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो डेप्यूटी स्पीकर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ऐसा नहीं कि डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिपोर्ट करता है। उसके बाद आप देखोगे कि डेप्यूटी स्पीकर के पास एक स्पेशल प्रिविलेज भी है। क्या प्रिविलेज उसके पास, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत अलग अलग वजहों से बनती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एड हॉक कमेटी होती है। तो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है अगर डेप्यूटी स्पीकर को, तो ऑटोमेटिकली डेप्यूटी स्पीकर उस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा। ये डेप्यूटी स्पीकर के पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है। उसके बाद आप देखो, डेप्यूटी स्पीकर आप जानते हो लोकसभा का एक मेंबर होता है। अभी मैंने स्पीकर के केस में आपको बताया था कि स्पीकर जब पहली बार किसी बिल, एक्ट या रेजोल्यूशन पे वोटिंग होती है तो वोट नहीं डालता है। बट मान लीजिए अगर टाई हो जाता है तो स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट होता है। उसी तरीके से डेप्यूटी स्पीकर का है। अगर डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है लोकसभा को तो उस समय पे वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं डाल सकता। और मान लीजिए किसी इशू पर टाई हो जाता है तो डेप्यूटी स्पीकर कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज करेगा। लेकिन जब स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है लोकसभा को और डेप्यूटी स्पीकर कुछ नहीं कर रहा है तो उस समय पे डेप्यूटी स्पीकर एक नॉर्मल मेंबर है लोकसभा का और उस केस में वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाल सकता है। अगर डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में उसके रिमूवल के लिए, तो जब इस तरीके का एक रेजोल्यूशन डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट डिस्कस हो रहा है लोकसभा में तो उस समय पे डेप्यूटी स्पीकर हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भले ही डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन उसको पोजीशन से हटाने के लिए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एज अ मेंबर ऑफ द हाउस मीटिंग्स में, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पीक कर सकता है, वोट कर सकता है। ठीक है। 10वीं लोकसभा तक डेप्यूटी स्पीकर को एक रेगुलर सैलरी मिलेगी, अलाउंस मिलेगा। पार्लियामेंट समय समय पे डेप्यूटी स्पीकर की जो सैलरीज हैं उनको रिन्यू करता रहता है, बढ़ाता रहता है। डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी को चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। चार्ज करना क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की, इन सब की सैलरीज दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी इनके ऊपर वोट नहीं डाला जा सकता, जितनी इनकी सैलरी इनको देनी ही देनी है। 10वीं लोकसभा तक जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर थे एक कन्वेंशन था कि ये रूलिंग पार्टी से होंगे। 11वीं लोकसभा से एक नया कन्वेंशन निकल के आया कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा और जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होगी वो अपोजिशन पार्टी की होगी। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन को थोड़ी इंपॉर्टेंस देने के लिए और डेमोक्रेसी की जो मूल प्रोविजंस है उनको बचाने के लिए इस तरीके के प्रोविजंस को लेके आया गया। फिर जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अपने ऑफिसेस पे बैठते हैं, उनको एज्यूम करते हैं, वो कोई सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लेते हैं। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो स्पीकर उनको ओथ दिलाता है, तो वो तो उनकी ओथ हो गई। लेकिन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनने के लिए कोई अलग ओथ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंस्टीट्यूशन से अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में कब आए, तो ये आए 1921 में, 1921 में। किसके अंदर? अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको बोला जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इन रिफॉर्म्स के अंदर 1921 में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। लेकिन उस समय पे इनको स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ना बोल के प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट बोला जाता था। और ये प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो नाम है वो 1947 तक, 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक रहे हैं। ठीक है। तो 1921 में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस आया। ये वन लाइनर पीसीएस में क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और खासकर जो डेप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा है उसको रिसेंटली जो आपका सेशन हुआ था मानसून सेशन, काफ़ी बहस हुई थी उस पर। इनफैक्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के अगेंस्ट तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कराने की कोशिश की थी अपोजिशन ने। जब फार्म बिल्स को पास कराया था और जो डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस के अपोजिशन एमपी हैं वो जाके माइक वाइक तोड़ने लगे थे, वो इंस्टेंस आपने सुना होगा, इसमें करंट अफेयर्स में था। अभी आगे बात की जाए 1921 से पहले क्या होता था। 1921 से पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनकी मीटिंग्स को हेड करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आप देखो 1921 में क्या हुआ। 1921 में फ्रेडरिक वाइट, यहाँ लिखा हुआ है, एंड सच्चिदानंद सिन्हा
वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट स्पीकर एंड द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 1921 से पहले गवर्नर जनरल प्रिसाइड कर रहा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। 1921 में फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट स्पीकर और फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट किया गया। फिर 1925 में आप देखेंगे विठल भाई जे पटेल पहले इंडियन और पहले इलेक्टेड स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ये जो प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नॉमेनक्लेचर है इसको बदल के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर किया। आप समझिए 1921 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रिसाइड कर रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। 1921 में जब फ्रेडरिक राइट बनेंगे स्पीकर तो स्पीकर नहीं बोला जाता उस समय पे इनको प्रेसिडेंट बोला जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और सच्चिदानंद सिन्हा जी को डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो उस समय पे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ना होके प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट था। ओके, फिर 1925 में विठल भाई जे पटेल जब पहले इंडियन और पहले इलेक्टेड स्पीकर बनेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उस समय पे इनको प्रेसिडेंट बोला गया। स्पीकर उस नॉमेनक्लेचर को उस समय पे इस्तेमाल नहीं किया जाता था। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नॉमेनक्लेचर कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। और इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट है इनको प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ना बोल के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बोला जाएगा। लेकिन 1935 एक्ट के फेडरल पार्ट को कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया। आपको मैंने पहले ही बताया है कि 1935 में जो आपका ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें एक ग्रुपिंग बनाने की बात की गई थी जहां पे प्रोविंसेस हैं जो इंडिया की वहां से भी रिप्रेजेंटेशन आएगा। वो फेडरल पार्ट था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जिसको मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वीडियोस में बहुत क्लियरली कवर किया है पहले के लक्ष्मीकांत की वीडियोस में। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो फेडरल पार्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। और उसी फेडरल पार्ट में ये प्रोविजन भी था कि प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नॉमेनक्लेचर को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में कन्वर्ट कर दो। तो वो कन्वर्जन कभी हुआ ही नहीं और 1947 तक प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट ही बोला गया। बाद में आप देखोगे कि दो पर्सन्स जिनका नाम है जीवी मावलंकर, आपने बहुत नाम सुना होगा इनका थोड़ा सा भी अगर आप पॉलिटिकली कॉन्शियस हो, और अनंत सयानम आयंगर, ये बने पहले स्पीकर ऑफ इंडिया और पहले डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज जीवी मावलंकर एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अनंत सयानम आयंगर। इनफैक्ट अगर आप जीवी मावलंकर जी की बात करो तो इन्होंने स्पीकर की पोस्ट को रखा एज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव एज वेल एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रोविजनल पार्लियामेंट के बीच का फर्क पता है ना आपको? आपको मालूम है 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसका सबसे पहला काम क्या था कि हमारे देश के संविधान को बनाना। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब नियम कानून बनाने के लिए मिलती थी अलग से तो ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह मिलती थी। तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, जब ये देश की फंक्शनिंग के लिए नियम कानून बनाती थी तो ये प्रोविजनल पार्लियामेंट होती थी। तो दोनों कैपेसिटीज में स्पीकर की पोस्ट पे बैठे जीवी मावलंकर साहब, और 10 साल तक ये स्पीकर रहेंगे 1946 से लेके 1956 तक। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में वो मैंने आपको बता दी। इनफैक्ट जो मैंने नाम यहाँ पे आपको बताए हैं अगर आप इतना भी याद रखे हो तो वन लाइनर जो पीसीएस के सवाल आते हैं आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। यहाँ पे क्या बात बोली गई है? देखिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा के बारे में हमारे संविधान में नहीं लिखा है, इस बात को याद रखिएगा। इनके बारे में रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये रूल्स ऑफ लोकसभा क्या है? देखिए यह अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है। आपको पता है लोकसभा को प्रिसाइड करने के लिए हमारे स्पीकर साहब, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर। अभी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं है तो कौन है? तो बोला जाता है कि जो स्पीकर है वो जो मेंबर हैं आपके लोकसभा में से उसमें से एक पैनल अपॉइंट करेगा और इस पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से 10 चेयरपर्सन से ज्यादा नहीं होंगे। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेंबर्स ऑफ द लोकसभा में से एक पैनल अपॉइंट करेगा जिसमें 10 से ज्यादा चेयरपर्सन नहीं हो सकते। और मान लीजिए स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में इन पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी एक आदमी से कहा जाएगा कि आप स्पीकर का काम करिए। और जब इनमें से कोई एक आदमी स्पीकर की तरह काम कर रहा होगा तो उसके पास स्पीकर की सारी ताकतें होंगी। एक चीज हो गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मान लीजिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है
वो खाली है, वैकेंट है, मतलब वहां कोई है ही नहीं, उस केसेस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी एक आदमी को उठा के स्पीकर नहीं बनाया जा सकता। उस केस में स्पीकर वो बनेगा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन को स्पीकर चुनता है। अभी स्पीकर मान लीजिए किसी वजह से प्रिसाइड नहीं कर पा रहा है और डेप्यूटी स्पीकर भी किसी वजह से प्रिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो इन पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज द हेड ऑफ द लोकसभा। लेकिन अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है, प्रिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो बहुत वजहों से हो सकता है कि किसी फॉरेन ट्रिप पे गया हो, बीमार पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, ऑफिस में है ही नहीं कोई, मतलब स्पीकर चुनना बाकी है, डेप्यूटी स्पीकर चुनना बाकी है। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस अगर वैकेंट है, उस केस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। उस केस में एक ऐसा आदमी लोकसभा को हेड करेगा जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिसेज वैकेंट है तो जल्दी से जल्दी उसमें इलेक्शन करा के उनको भरना है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से अपॉइंटमेंट नहीं करनी है। और फाइनली आते हैं हम लोग स्पीकर प्रोटेम पे। अभी ये स्पीकर प्रोटेम क्या है? पहले मैंने स्पीकर के समय पे आपको बताया था कि एक लोकसभा और वो लोकसभा मान लीजिए डिसॉल्व हो गई, तो उस लोकसभा का जो स्पीकर है वो तुरंत अपने ऑफिस को वैकेट नहीं करेगा। जो नई लोकसभा चुन के आएगी, उस नई लोकसभा की मीटिंग से इमीडिएटली पहले लास्ट लोकसभा का स्पीकर अपने ऑफिस से रिजाइन कर देगा। और जैसे ही नई लोकसभा मिलेगी, वो लोग अपने ही बीच में से एक मेंबर को अपॉइंट करेंगे स्पीकर प्रोटेम। अभी यहाँ पे स्पीकर प्रोटेम नॉर्मल स्पीकर नहीं है, दोनों में फर्क है, अभी समझाता हूँ। स्पीकर प्रोटेम नॉर्मल कर एक लोकसभा में जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको बनाया जाता है। तो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा को स्पीकर प्रोटेम बनाया जाएगा। और इस स्पीकर प्रोटेम को ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो समझिए, नई लोकसभा चुन के आई, पिछली लोकसभा का जो स्पीकर था उसने नई लोकसभा के मिलने से जस्ट पहले रिजाइन कर दिया। अभी नई लोकसभा में स्पीकर नहीं है, तो यहाँ पे जो लोकसभा चुन के आई है वो अपने बीच में से किसी सीनियर मोस्ट मेंबर को स्पीकर अपॉइंट करेगी। इस सीनियर मोस्ट मेंबर को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट खुद दिलाएगा। उसके बाद जब ये स्पीकर प्रोटेम चुन के आ जाएगा, इसका काम क्या होगा? जब तक ये स्पीकर प्रोटेम स्पीकर की कुर्सी पर बैठा है, उसके बाद स्पीकर की सारी ताकतें हैं। न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की पहली सिटिंग पे प्रेसाइड करेगा स्पीकर प्रोटेम। और ये स्पीकर प्रोटेम जितने भी नए लोकसभा के मेंबर आए हैं उनको ओथ एडमिनिस्टर करेगा और ये हाउस को मदद करेगा कि एक नए स्पीकर को चुना जा सके। अब यहाँ पे समझिए आप बात को, जो नई लोकसभा चुन के आ रही है उसके जो मेंबर्स को ओथ एंड अफर्मेशन है, उसके सारे मेंबर्स को ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट नहीं कराता है। जो नई लोकसभा चुन के आई उसका जो स्पीकर प्रोटेम होता है, जो उसका सीनियर मोस्ट मेंबर नॉर्मल का कन्वेंशन से अपॉइंट किया जाता है, उसको ओथ प्रेसिडेंट देगा और वो जो स्पीकर प्रोटेम है वो बाकी सारे मेंबर्स को ओथ दिलाएगा। समझ गए यहाँ पे? और जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाएगा हाउस के द्वारा, तो स्पीकर प्रोटेम का ऑफिस खत्म। यानी स्पीकर प्रोटेम एक टेम्पररी ऑफिस है जो कुछ दिन चलता है। जैसे कि 13वीं लोकसभा में मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता को 20 अक्टूबर 1999 को स्पीकर प्रोटेम बनाया गया। तो 20 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 अक्टूबर 1999 तक स्पीकर प्रोटेम रहे इंद्रजीत गुप्ता। इन्होंने सारे मेंबर्स को ओथ दिलाई और एक नया स्पीकर चुना गया जिसका नाम था मिस्टर जीएमसी बालियोगी। और जैसे ही मिस्टर जीएमसी बालियोगी स्पीकर बने तो मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता का ऑफिस खत्म। तो ये है आपका स्पीकर प्रोटेम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट